सो हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापस आने में थोड़ा लेट हो गया है, बट आज का जो सेशन है वो है मैग्नेटिज्म एंड इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, मैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है कॉम्पिटेंसी वाले, बट आपको इस सेशन में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो जितने भी PYQ आ रखे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को, चलिए उनको निपटा दिया जाए। तो चलिए शुरू किया जाए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चन। मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मैग्नेटिज्म से इतना हार्ड क्वेश्चन आ सकता है, बट एग्जाम को देख के लग रहा है कि एग्जामिनर्स के मन में कुछ और है। मैग्नेटिज्म काफी सिंपल चैप्टर है, लेकिन जब इनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग तो समझ में आएगा कि मैग्नेटिज्म उतना भी ईजी नहीं है जितना हमें लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन। A student fixes a sheet of white paper on drawing board. He places bar magnet in the center of it. He sprinkles some iron filling uniformly around the bar magnet. Then he taps the drawing board gently and observes the filling arrange themselves in particular pattern. तो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट है जिसने एक वाइट शीट ऑफ पेपर लिया है, मीन्स ऐसा कुछ उसने सीट ले रखा है, एंड ही प्लेसेस अ बार मैग्नेट। जब यहाँ पे बार मैग्नेट वो प्लेस करेगा नॉर्थ साउथ, उसके बाद उसने कुछ आयरन फिलिंग लिया है और बोर्ड को टैप करता है तो वो देखता है कि ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आ रहा है। अब आई होप आपको याद होगा कि बार मैग्नेट आयरन फिलिंग के साथ कैसा पैटर्न बनाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। मीन्स बेसिकली ये पैटर्न होता था कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला। आई होप आपको याद होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। व्हाई डू आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन पर्टिकुलर पैटर्न? तो आखिर आयरन फिलिंग उनको पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज क्यों किया? इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है। इसका आंसर होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज क्राउडिंग ऑफ फीलिंग एट द एंड ऑफ मैग्नेट इंडिकेट? आप यहाँ देख सकते हैं एंड में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है और ये दर्शाता है कि एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इट रिप्रेजेंट एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट पार्ट चला जाए। व्हाट डू लाइंस अलोंग द आयरन फिलिंग रिप्रेजेंट? ये जो लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो हम सबको पता है, यही सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसमें। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार वापस से तीनों क्वेश्चंस को देखा जाए तो फर्स्ट हमने ना डायग्राम बना रखा है और डायग्राम एकदम सिंपल है। मींस बार मैग्नेट के अराउंड आयरन फिलिंग खुद को कैसे अरेंज करेगा? तो हम सबको पता है कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज करेगा कुछ इस तरह से, और ये होगा आयरन फिलिंग। अब आप देख सकते हो कि ये जो पोल्स है यहाँ पे ज्यादा क्राउडिंग है, इसका रीजन है यहाँ का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये खुद को अरेंज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, और इन लाइंस का क्या नाम है? इस लाइंस का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इफ द इफ द स्टूडेंट if the student places cardboard horizontally in current carrying solenoid and represent the above activity, in which pattern would iron filling arrange? State the conclusion. तो बेसिकली ये बात बोला जा रहा है कि अब ना स्टूडेंट यहाँ पे सोलिनॉइड ले रहा है और उसके ऊपर उसने एक कार्डबोर्ड प्लेस करके रख दिया है, और हमसे ये पूछ रहा है कि जब ऐसा होगा तो आयरन फिलिंग किस पैटर्न में खुद को अरेंज करेगा? तो अब हम सबको पता है कि आयरन फिलिंग ना कुछ ऐसा अरेंज होगा। अब ऐसा अरेंज इसलिए होगा क्योंकि करंट जो होता है सोलिनॉइड में, मींस मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलिनॉइड में, वो आउटर सर्कल में कॉन्सेंट्रिक होता है, जबकि सोलिनॉइड के इनर पार्ट में ये पैरेलल होता है। आई होप आपको याद होगा। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया जाए सोलिनॉइड में तो वो सोलिनॉइड के अंदर वाले पार्ट में पैरेलल होगा और बाहर वाले पार्ट में कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। तो
The iron filling arrange themselves in concentric form outside the solenoid and parallel and equidistant near the inside the solenoid. और इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो बार मैग्नेट का हो या तो सोलिनॉइड का हो, दोनों खुद में रिजेंबल करते हैं. कंक्लूजन, magnetic field lines of solenoid resembles to bar magnet. आई होप आपको समझ में आया होगा. मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन में 4 पार्ट है. सबसे पहले तो स्टूडेंट पेपर फिक्स करता है और ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन कि आखिर क्यों अरेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण. दूसरा बात, एंड में क्राउडिंग क्या दिखाता है, तो एंड में क्राउडिंग ये दिखाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है. और ये जो लाइन है, इन लाइन का क्या नाम है, तो इन लाइन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. नेक्स्ट पार्ट में ये है कि अगर हम बार मैग्नेट के जगह पे सोलिनॉइड को लेके एक्सपेरिमेंट करें तो क्या होगा. तो कुछ ऐसा पैटर्न ऑब्टेन होगा, सोलिनॉइड के आउटर साइड पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल और सोलिनॉइड के इन साइड पे पैरेलल लाइंस. और इससे हम ये कंक्लूजन देख सकते हैं कि या बार मैग्नेट हो चाहे सोलिनॉइड हो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी रिजेंबल करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What happens when a bundle of wire of soft iron is placed inside coil of solenoid carrying a steady current I? Name the device obtained, why it is called so. मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे पहले एक सोलिनॉइड है जो एक स्टेडी करंट कैरी कर रहा है. क्या होगा अगर हम इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दें. तो ये डायग्राम कुछ देखा देखा लग रहा है. हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा. तो what happens when bundle of wire soft iron is placed inside a solenoid carrying a current? It becomes magnet. It becomes magnet. Name the device obtained, electromagnet. Why it is called so? इलेक्ट्रोमैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कारण ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी तक मैग्नेट है जब तक करंट हो. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज it is magnetized due to electricity. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा. तो इसे मैंने पहले भी सोलिनॉइड में, आई होप आपको याद होगा. सबसे पहले ये रहा सोलिनॉइड और ये रहा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप यहां देख सकते हो कि पैरेलल है इन साइड में पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस है. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलिनॉइड आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस. ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म है. इट इंडिकेट्स magnetic field lines inside solenoid is uniform. आई होप आपको समझ में आया होगा. मीन्स आप देख सकते हो कि ये बाहर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और अंदर एकदम पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है. अब ये जो पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है ये दिखाता है कि इनसाइड जो सोलिनॉइड के है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट, मीन्स बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला क्वेश्चन है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है. इसमें प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि बुक में डायग्राम 2D में दे रखा है और क्वेश्चन 3D के लिए. तो चलिए इसको एक्सप्लेन किया जाए.
तो आपने डायग्राम देख रखा होगा, व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड ऑन पासिंग करंट थ्रू इट। अब जैसे इससे करंट पास होगा रॉड डिस्प्लेस होगा। अब ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ फोर्स। और स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब किस रूल से हम लोग उस फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्या होगा अगर हम इसके करंट का डायरेक्शन को ना रिवर्स करते हैं। मीन्स अभी करंट ए से बी आ रहा है, लेकिन अगर क्या होगा करंट बी से ए जाए। तो स्टेटमेंट में भी बताया हुआ है कि करंट को रिवर्स करते ही जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो हमें बताना है डायरेक्शन किधर होगा। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले डायग्राम बना लिया जाए। ये रहा अपना कंडक्टर, ये ए है और ये बी है। अभी करंट इसमें बी से ए जा रहा है। और ये रहा अपना हॉर्सशू मैग्नेट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। अब एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जो ये हॉर्सशू मैग्नेट है इसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होता है। और इसे देखने का तरीका है, मैग्नेट जिधर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर रहेगा। मीन्स अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हॉर्सशू मैग्नेट को ऐसा कर दिया जाए, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट इस तरह है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा। दूसरा बात हम देख सकते हैं कि करंट जो है इनटू द प्लेन जा रहा है, मीन्स अंदर की ओर। तो ये रहा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है और करंट जा रहा है अंदर की ओर, मीन्स आई ए है। तो अब टाइम है लेफ्ट हैंड रूल यूज करने का। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि करंट है इस साइड पे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस साइड पे, करंट जा रहा है अंदर की ओर, तो फोर्स किधर होगा? अब ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये गया करंट, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये गया करंट। तो फोर्स हमें दिख रहा है कि फोर्स होगा डाउनवर्ड। फोर्स किधर होगा? फोर्स होगा डाउनवर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि है इस साइड पे, करंट जा रहा है अंदर। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट जा रहा है अंदर, तो थंब इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड। मींस फोर्स कहाँ होगा? डाउनवर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? लिस्ट एनी टू यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और इट्स टू यूजेस इलेक्ट्रिक बेल और इलेक्ट्रिक क्रेन। तो मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, बस यूजेस लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक बेल एंड इलेक्ट्रिक क्रेन, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। लेवल डायग्राम में कुछ नहीं करना आपको, बस सॉलिनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल देना है। तो ये रहा सॉलिनॉइड। अब इस पे एक स्विच, एक बैटरी, और ये अपना तैयार है सॉलिनॉइड। इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल देना है और ये बनके तैयार है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप इसे लेबल भी कर सकते हो। ये है सॉलिनॉइड, ये है आयरन कोर, ये है बैटरी और ये है स्विच। स्टेट द पर्पस ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डालते हैं? ताकि इसका मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। टू इंक्रीज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब इसमें आयरन कोर इसलिए डालते हैं क्योंकि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। अब लिस्ट टू वेज। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और इसका दो तरीका है, मतलब इसका ढेर सारा तरीका है, बट हमें दो तरीका लिखना है, लिस्ट टू वेज। तो सबसे पहले है बाय इंक्रीजिंग करंट और दूसरा तरीका है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स।
मीन्स सॉलिनॉइड पे जो टर्न होता है ना, अगर हम उसे इंक्रीज करते जाए तो फिर अपना मैग्नेटिक पावर और बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। A rectangular loop ABCD carrying a current I is situated near straight conductor XY such that the conductor is parallel to side of AB in the plane of paper. If steady current I is established and shown, the conductor XY will मीन्स ऐसा एक रेक्टेंगुलर रूप है और उसके बगल में एक कंडक्टर है, दोनों में भी करंट पैरेलल चल रहा है, तो क्या होगा? रिमेन स्टेशनरी, मूव टुवर्ड्स द साइड ऑफ ए बी, मूव्स अवे फ्रॉम ए बी, रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले अगर हमें ये पता है कि दोनों में सेम करंट होगा सेम डायरेक्शन में, तो फिर ये दोनों ना अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स इनमें होगा अट्रैक्शन। तो ये जो एक्स वाई है वो ए बी के पास जाएगा, मूव टुवर्ड्स ए बी। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है तो क्यों ना इसके सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन किया जाए। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये लोग अवे मूव करते हैं, इसके लिए चाहिए आपको अपोजिट करंट। और फर्स्ट ऑप्शन है रिमेन स्टेशनरी। अगर किसी में से एक का करंट बंद कर दिया जाए, मीन्स अगर ये जो एक्स वाई है इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो ये रिमेन स्टेशनरी होगा। इफ करंट स्टॉप्स, इफ आई स्टॉप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख सकते हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है और एक प्रोटॉन आया है, आपको बताना है ये दोनों पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लिया जाए ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। अब सबसे पहले आया है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन आया है नीचे की ओर और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आया है तो करंट कुछ ऐसे गया होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आया है तो करंट पक्का ऊपर की ओर गया होगा। तो इसका डायरेक्शन निकाल लिया जाए, जो कि हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले देखा जाए फील्ड है जो कि इस साइड पे है और करंट जा रहा है ऊपर, ये देखिए ये करंट है, ये फील्ड है। फील्ड इस साइड पे है, करंट जा रहा है ऊपर, तो इसमें जो फोर्स आया वो आया इनसाइड, इनसाइड या इनटू, जो आपको बोलना है इनटू द प्लेन, फोर्स आया इनटू। अब नेक्स्ट पार्ट को देख लिया जाए, ये रहा फील्ड लाइन और यहाँ पे एक आया है प्रोटॉन। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है, मींस जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट जाएगा। अब ये सेम डायग्राम है बट मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया और फोर्स वापस से गया इनटू द पेपर। अब मींस दोनों जा रहा है अंदर की ओर, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ पेपर, पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बस ये बात याद रखने वाला है कि इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन ना अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि why is alternating current AC is considered to be advantageous over direct current for long distance transition of electric power। मीन्स इसमें पूछ रहा है कि आपको जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजिशन कराना होता है तो एसी करंट को क्यों ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है डीसी करंट से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसी करंट जो है वो बहुत कम पावर लूज करता है एज कंपेयर टू डीसी करंट। मीन्स अगर आपने अपने सिटी में भी देखा होगा कि आपको हमेशा एसी करंट मिलता है, मीन्स ऊपर वाला जो वायर आता है उसमें एसी करंट होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि पावर लॉस कम से कम हो सके। एडवांटेजेस ओवर डीसी करंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बिकॉज इन एसी करंट, in AC current power loss is minimum। minimum or less than DC current। how is type of current used in household supplied is different from battery of dry cell। मीन्स घरों में जो सर्किट है और सप्लाई के लिए जो पावर यूज करते हैं वो बैटरी से अलग क्यों है, क्योंकि हाउस होल्ड में हम लोग एसी यूज करते हैं और बैटरी या फिर ड्राई सेल डीसी देता है। मीन्स करंट इन हाउस होल्ड सर्किट इज एसी वेयर एज बैटरी और ड्राई सेल गिव्स डीसी करंट। हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड
appliances from possible damage and short circuit और overloading। मीन्स इसमें बेसिकली आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे बचाता है एप्लीकेशंस को, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज हो जाता है मेल्ट और सर्किट को कर देता है ब्रेक, ताकि आपके सारे प्रोडक्ट बच सके। मीन्स जब भी एक्सेस करंट पास होता है ना, व्हेन एक्सेस करंट पास थ्रू फ्यूज, when excess current pass through fuse, it melts and breaks the circuit, and saving the appliances from possible damage ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो बेसिकली फ्यूज क्या होता है, जब भी एक्सेस करंट पास होता है ना, तो फ्यूज खुद को मेल्ट कर लेता है, जिसके कारण सर्किट ब्रेक हो जाता है और एक्सेस करंट आपके डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के पास पहुंच नहीं पाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर डायग्राम शोइंग एंट्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आइडेंटिफाई द केस इन विच फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड इन विच फोर्स विल बी मिनिमम, गिव रीजन फॉर इट। मीन्स आपको 3 डायग्राम दिए गए हैं और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा फोर्स किस में होगा और सबसे कम किस में होगा, और उसके लिए आपको कारण भी देना है। तो आप ध्यान से पहले तीनों डायग्राम को देख लें। इसमें इलेक्ट्रॉन पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी परपेंडिकुलर है, इसमें आउट ऑफ द प्लेन है और इसमें पैरेलल है। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा फोर्स होगा ए में, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, बिकॉज direction of electron is perpendicular to magnetic field. B means magnetic field. Direction of electron is perpendicular to magnetic field. और minimum तब होगा जब direction of electron is parallel to magnetic field. अब ये तो हमने पढ़ रखा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड से ना, मीन्स ये दोनों केस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो फोर्स होगा मैक्सिमम। और जब भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे होगा या फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, ये दोनों केस में फोर्स होगा मिनिमम। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारे आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। One major causes of fire in office building is short circuit. List 3 reasons which may lead to short circuit. Short circuit होने के 3 कारण। सबसे पहला बात है faulty wiring, दूसरा कारण हो सकता है overloading, और तीसरा कारण हो सकता है लूज कनेक्शंस, मीन्स अगर वायरिंग में कहीं पे दिक्कत है तो। और हाउ कैन शॉर्ट सर्किट बी प्रिवेंटेड? शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट करने के 3 तरीके। फर्स्ट तो है यूज ऑफ एमसीबी। एमसीबी आप यूज करें, जितना एमसीबी बेहतर होगा उतना आप शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रॉपर वायरिंग, और लास्ट तरीका है बाय प्रिवेंटिंग ओवरलोडिंग। तो 3 तरीके शॉर्ट सर्किट का। सबसे पहला है फॉल्टी वायरिंग, अगर वायरिंग में कोई दिक्कत हो। दूसरा है ओवरलोडिंग, और तीसरा है लूज कनेक्शन। शॉर्ट सर्किट से बचने का 3 तरीका है। एक तो एमसीबी आप यूज कर सकते हैं, दूसरा प्रॉपर वायरिंग, और तीसरा है बाय प्रिवेंटिंग लूज कनेक्शंस। थैंक यू। तो यहाँ पे ये वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप आपको सारे सोल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू सेशन पूरा देखने के लिए। हाँ, इस सेशन के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, बट आपको उन्हें रिवाइज करते रहना है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।